जब किसी राज्य में 2,43,000 वोट काट दिए जाएं और फिर भी वहां रिकॉर्ड वोटिंग हो, तो आप उस रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? जनता का जागरण या सिस्टम का जादू? नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं असम चुनाव 2026 की। लेकिन सिर्फ चुनाव की नहीं, उस पूरे खेल की जो असम से शुरू होकर बंगाल तक जाता है और जिसका आखिरी पड़ाव 2027 का उत्तर प्रदेश है। 85% से ज्यादा वोटिंग हुई असम में, पांडुचेरी में 87% पार हो गई, केरल में 75%। ये सुनकर लगता है वाह, लोकतंत्र जिंदा है, जनता निकली, बदलाव आएगा। लेकिन रुकिए, बिहार में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी और क्या हुआ? सत्ता वही रही, बल्कि और मजबूत हो गई। आज वनदेश भक्त की टीम ने असम की जमीन से जो सच निकाला है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्स बोलते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। तो पहले बैकग्राउंड समझते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील राज्य है, जहां एक तरफ घुसपैठ का मुद्दा है, दूसरी तरफ एनआरसी सीएए की आग अभी भी सुलग रही है, जहां लगभग 37% मुस्लिम आबादी है और हर चुनाव में यह आंकड़ा किसी न किसी रूप से सामने आ जाता है। पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने जीते। मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, जो खुद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। लोकप्रियता के चरम पर, लेकिन आरोपों के चरम पर भी। इस बार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। राहुल गांधी ने कहा, मैं सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस को बख्शूंगा नहीं, और उनके निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री थे। तो जनता के सामने विकल्प था महंगाई, बेरोजगारी, घुसपैठ। इन मुद्दों पर वोट करना या फिर जो सिस्टम ने तय कर दिया उसके साथ चलना। लेकिन यह सवाल पूछने से पहले एक और सवाल पूछना जरूरी है। वो 2,43,000 वोटर कहां गए? डिलिमिटेशन, यह शब्द याद कर लीजिए। 2023 में जब असम में डिलिमिटेशन हुआ, यानी विधानसभा सीटों की सीमाएं फिर से खींची गई, तो कुछ बदलाव हुए जो बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। शेड्यूल कास्ट की सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई। शेड्यूल ट्राइब 16 से 19 हो गया। बोडोलैंड में 11 से 15 सीटें हो गई। वेस्ट कर्बी एंगलोंग में 1 से 2 सीटें हो गई। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, लोअर असम में 2 सीटें कम हो गई। अपर असम में 1 सीट कम हो गई। बार्क वैली में 15 से 13 सीटें रह गई। और जो मुस्लिम बहुल बरपेटा का इलाका है, वहां 8 से 6 सीटें हो गई। कुल मिलाकर डिलिमिटेशन के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों की तकरीबन 11 सीटें कम हो गई। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं, तो उनकी सीटें कम हुई तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पिछले चुनाव में 37% मुस्लिम आबादी ने 30 एमएलए चुने थे। कांग्रेस के 16, एआईयूडीएफ के 14, यानी 24% सीटें। यह डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। अब वो रिप्रेजेंटेशन सिकुड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी लाइन्स बदलकर, बिना एक भी गोली चलाए। तो सवाल यह है, क्या डिलिमिटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था या एक पॉलिटिकल सर्जरी? और डिलिमिटेशन के बाद आया एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट की जांच हुई और उस जांच के नाम पर असम में पिछले चुनाव की तुलना में 2,43,000 वोट कट गए। अब वापस आइए उस 85% वोटिंग पर। अगर वोटर्स बेस पहले से छोटा कर दिया तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। गणित समझिए, अगर 100 में से 85 वोट पड़े और अगली बार बेस 90 कर दो, तो उन्हीं 85 वोटों का परसेंटेज हो जाता है 94। तो क्या यह रिकॉर्ड वोटिंग जनता का उत्साह है या ट्रिम्ड वोटर लिस्ट का मैथमेटिक्स? हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल एनालिसिस किया और जो निकला वो चौंकाने वाला है। असम में 27 ऐसी सीटें हैं जो इस बार पलट सकती हैं। ना बीजेपी की ट्रेडिशनल विंस सेफ है, ना कांग्रेस। सुनिए कुछ उदाहरण। करीमगंज नॉर्थ में कांग्रेस जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है। पथरकंडी में बीजेपी थी, कांग्रेस आ सकती है। कछार डिस्ट्रिक्ट के उधरबौन में बीजेपी थी, कांग्रेस जीत सकती है। चिरांग के बिजनी में बीजेपी थी, कांग्रेस वापस आ सकती है।
नालाबरी के बरखेत्री में कांग्रेस थी, बीजेपी आ सकती है। और अपर असम में गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जहां पिछली बार बीजेपी का फुल स्वीप था, वहां इस बार कांग्रेस की पकड़ बढ़ी दिखती है। लेकिन यहाँ एक अनूठा और हैरान करने वाला फैक्ट है, बंगाली मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट इस बार लगभग 85% रहा। यानी जिन वोटर्स को सिस्टम ने दबाने की कोशिश की वो सबसे ज्यादा संख्या में निकले, लेकिन उनकी संख्या डिलिमिटेशन के बाद पहले से कम है। तो क्या 95% टर्नआउट भी उस गैप को भर सकता है जो डिलिमिटेशन ने बनाया? सेंट्रल आसाम की 19 सीटें जो डिमा हसाओ, करबी एंगलोंग, मोरीगांव, नागांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पिछली बार एनडीए के 12 थे। इस बार कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन 12 जीत सकता है। लेकिन लोअर असम में जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ था, वहां कांग्रेस कमजोर हुई। यानी अपर असम में कांग्रेस बढ़ी, लोअर असम में घटी, मिडिल असम में बराबरी की टक्कर। अंतिम कैलकुलेशन यह निकलता है, कांग्रेस 60 से 65 सीटें, बीजेपी 57 से 63 सीटें। हंग असेंबली की संभावना बहुत स्ट्रांग है। असम का यह खेल सिर्फ असम का नहीं है, यह एक टेम्पलेट है। बिहार चुनाव में पहली बार यह एक्सपेरिमेंट हुआ, जहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई लेकिन सत्ता बरकरार रही। उस वक्त एक पत्रकार ने कैमरे में कैद किया था कि जमीन पर क्या हो रहा है, लेकिन विपक्ष सोता रहा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद थे और रिजल्ट आया, चला गया। अब असम उसी टेम्पलेट का अगला चैप्टर है और बंगाल वो अगला बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोट पहले ही कट चुके हैं एसआईआर के जरिए। वहां टीएमसी के नेता बीजेपी में जा चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे असम में कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए, क्योंकि विचारधारा अब नहीं बची। जो जीतता है उसके साथ चलो। यह ममता बनर्जी के लिए सिग्नल है, यह स्टैलिन के लिए मैसेज है और यह हर उस मुख्यमंत्री के लिए वार्निंग है जो सोचता है उसकी सत्ता सेफ है। सोचिए, अगर 91 लाख वोट कट चुके हैं बंगाल में, तो 85% वोटिंग का मतलब क्या होगा वहां। और इस पूरी स्टोरी में एक और ट्विस्ट है, आरएसएस का रोल। इस बार आसाम चुनाव में संघ के स्वयंसेवक उस तरह नहीं उतरे जैसे ट्रेडिशनली उतरते हैं, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ करप्शन के जो आरोप लगे, पासपोर्ट स्कैम, इंटरनल सिक्योरिटी इशू, उसने आरएसएस को अनकंफर्टेबल किया। आरएसएस के सरसंघ चालक ने खुद एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा। ये छोटी बात नहीं है। संघ की विचारधारा और बीजेपी की जरूरत, दोनों के बीच एक क्रैक आ रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चुनाव को कैसे कवर कर रही है। वो बात कर रही है वोटिंग परसेंटेज की, वो बात कर रही है नेताओं की रैलियों की, वो बात कर रही है एग्जिट पोल्स की। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा वो 2,43,000 वोटर कहां गए जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। कोई नहीं पूछ रहा डिलिमिटेशन की वो सर्जरी कैसे हुई जिसने 11 माइनॉरिटी सीट्स खत्म कर दी। और सबसे बड़ा सवाल, जब इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इलेक्टेड एमपी को सार्वजनिक रूप से गेट आउट कहते हैं, तो देश खामोश है। यह खामोशी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक होती है। असम में ऑफिसर्स को जहां इलेक्शन थी वहां ट्रांसफर नहीं किया गया। बंगाल में ट्रांसफर हुए, केरला में हुए, तमिलनाडु में हुए, असम में नहीं। यह कोइंसिडेंस नहीं। जब चुनाव आयोग की साख पर ही सवाल हो तो जनता का वोट कितना सेफ है। मेरा मानना यह है, और मैं बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा, कि भारत की राजनीति उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां चुनाव अब विचारधारा का नहीं, सत्ता बचाने का इंस्ट्रूमेंट बन गया है। दिल्ली कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और जब सत्ता रिस्क नहीं लेती तो डेमोक्रेसी को रिस्क होने लगता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब हमेशा जनता का जागरण नहीं होता। वोटर बेस छोटा हो जाए तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बड़ा दिखता है। दूसरी बात, डिलिमिटेशन और एसआईआर एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज हो रहे हैं। असम में 11 माइनॉरिटी सीट्स खत्म हो गई, बंगाल में 91 लाख वोट कट चुके हैं। यह पैटर्न है। तीसरी बात, भारत की राजनीति में अब विचारधारा नहीं बची। कांग्रेस से बीजेपी में जाना, टीएमसी से बीजेपी में जाना, यह सिर्फ मौका नहीं है, यह उस सिस्टम का हिस्सा है जो सत्ता बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहती। अब आपसे 2 सवाल।
कमेंट में जरूर बताएं। पहला, क्या आपको लगता है कि डिलिमिटेशन एक फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है? दूसरा, अगर असम में हंग असेंबली बनी तो क्या इसका असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा? यहाँ वन देशभक्त पर फैक्ट्स बोलते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आवाज बुलंद रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एक भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं हूं आशीष शर्मा, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।